हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा आयतन के थर्ड पार्ट ऊपर। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज के गजब के सवाल हम देखने वाले हैं जो आमीन पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देख पा रहे हैं अभी के जनरेशन में कि टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं और बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं उनके साथ। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंट पढ़ो, जो आज के जनरेशन में पूछे जा रहे हैं उन सवालों को पढ़ो, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आप सिलेक्शन से चूक जाओगे। ठीक है भाई, पोस्ट है कितना भी, मात्र 50 पोस्ट है। और एक चीज और कि आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं आगे डील करूंगा। ठीक है, तो आज का हम सबसे पहले देखेंगे पहला सवाल। गजब का सवाल है दोस्तों। ये मान लो कि ये सवाल छपेगा ही आपके, है ना, एग्जाम में। ये छपने वाला सवाल है। ठीक है, ये मान लो कि ये एग्जाम में छपेगा ही ये। ठीक है, बहुत गजब का सवाल है, ये कहीं नहीं मिलने वाला। ध्यान से पढ़ना इस सवाल को कि बोलना क्या क्या चाह रहा सवाल। बोला गया यदि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो निम्न में से सही कथन चुनना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जितना त्रिज्या होगा उतना ही आपकी ऊंचाई होगा, चाहे यहाँ पर शंकु हो, बेलन हो या गोला ही क्यों ना हो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि भाई गोला है। ठीक है भाई, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा है तो अनुपात ज्ञात करना है। शंकु का अनुपात, बेलन का अनुपात और गोला, इन तीनों का क्या अनुपात होना चाहिए जब त्रिज्या और ऊंचाई सबके सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए दोस्तों। तो मैंने एक चीज कहा कि भाई शंकु, तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, अनुपात बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, और मैंने कहा फिर तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का। क्लियर है भाई। तो आप एक चीज कहोगे कि शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्केयर और हाइट का h अनुपात। यदि बेलन की बात करूं तो पाई आर स्केयर h होता है, और गोले की बात करें तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है दोस्तों। अब यहां पर एक चीज बोल दिया गया कि भाई त्रिज्या और हाइट तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इस हाइट को मैं त्रिज्या मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और यदि मान लो मैं इसको त्रिज्या मान रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/3 पाई, ये भी आर हो जाएगा। मतलब आर का गुणा आर स्क्वायर से होगा तो ये आर का क्यूब हो जाएगा, अनुपात पाई आर, है ना भाई। ये आर बन जाएगा एच आपके लिए, और आर स्क्वायर से गुणा होगा तो ये भी आर का क्यूब हो गया, अनुपात ये ऑलरेडी 4/3 पाई आर का क्यूब है दोस्तों। तो मैं एक चीज कहा, इन तीनों में सिमिलर डेटा तो आपस में कट जाएंगे। जैसे मैं कहूंगा कि पाई आर का क्यूब कट गया, पाई आर का क्यूब कट गया, पाई आर का क्यूब कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, मैं कहूंगा 1/3 अनुपात, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1/4/3। कहीं पर ऐसा है क्या, कहीं पर है ऐसा, तो मैंने कहा एक ऑप्शन तो है एन, एन एकदम मेरा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों, करेक्ट है। अब इसी जो अनुपात निकला है मेरे पास, क्या अनुपात है, मैंने कहा 1/3 अनुपात 1 अनुपात 4/3 दिया है। मैं चाहता हूं कि सभी जगह मैं यदि 3 का गुणा कर दूं, मान लो यहां पर भी मैं 3 का गुणा करना चाहता हूं, यहां पर भी मैं 3 का गुणा करना चाहता हूं, और यहां पर भी 3 का गुणा, तो आप कहोगे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 1 अनुपात यहां पर हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 4 एकम 4, तो एक और हमको अनुपातिक वैल्यू मिल गया, 1/3 अनुपात 4। और ये ऑप्शन नंबर के में दी रखा है कि भाई यहां पर दिया गया कि 1/3 अनुपात 4 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि के भी मेरा सही है ना। जब एन सही है तो मेरा के ऑप्शन भी, जो के वाला कथन है, ये भी मेरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। मानते इस चीज को। फिर मैं एक चीज और नोट किया कि 6 तो होगा नहीं कोई भी एंगल से, ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने कहा एल तो बिल्कुल गलत है। इसकी पॉसिबिलिटी है, अभी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी अनुपात बन सकता है। मैंने एक चीज देखा यहाँ पर कि यदि भाई मान लो इन सभी में मैं 3 का गुणा करना चाहूं, क्योंकि 3 है सामने में, सभी जगह 3 का गुणा करोगे तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो मैं कहा कि एक और अनुपातिक वैल्यू बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेलन, शंकु बेलन और गोले का जो आयत
आयतन का जो अनुपात होगा कौन से कंडीशन में, जब त्रिज्या और हाइट दोनों बराबर हो जाए उस कंडीशन की बात करें तो के भी सही होगा, एम भी सही होगा और एन भी मेरा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानते हो गजब का सवाल है। ठीक है भाई, तो कौन सा हमारा करेक्ट होगा, के एम एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मान लो कि ये सवाल छपेगा ही, ये सवाल को छपना ही पड़ेगा। क्लियर है, गजब का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक विशेष जानकारी हमारे चैनल द्वारा है ना, आपके ऑनलाइन क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों है ना चालू किया गया है। और ये आपको कहां पर मिलेगा, एप्लीकेशन सीजी मैपोलॉजी जो एप्लीकेशन है इसमें आपको ये ऑनलाइन क्लासेस और जो आपके टेस्ट सीरीज है दोनों आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है। और यदि हम बात करें, ये हमारे गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए खासकर है ना, यदि आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो मात्र 349 रुपए के प्राइस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हम हमारे एप्लीकेशन जो है सीजी मैपोलॉजी पर मिलेगा और पीडीएफ के साथ मिलेगा साथ में है ना। यदि पीडीएफ के लिए आप संपर्क करना चाहते हो तो ये हमारे व्हाट्सएप से ये प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर दिया गया है एन नंबर के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों, और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। क्लियर है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, कंटिन्यू तैयारी करते रहें और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाएं अभी, क्योंकि समय बहुत कम है। क्लियर है, और कम समय में यदि हमको अच्छा तैयारी करना है तो ये सब चीज तो करना ही पड़ेगा। मानते हो भाई, तो हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिएगा, ये सवाल गजब का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है दोस्तों। ठीक है, मानना है कि ये छपेगा ही भाई। मैं बता रहा हूं, पूरे जितने भी सवाल है ये मान लो कि ये व्यापम द्वारा हूबहू कॉपी करेगा हमारे सवाल को। इतना बेहतरीन सवाल है ना। ध्यान समझना कि सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में काटा जाता है। ठीक है भाई, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। हमने क्या देखी कि जो बड़े घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, मैं चाहता हूं कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में क्या करूं, इसको काट डालूं। अब जब काटूंगा तो कितने घन मिलेंगे ये मुझे ज्ञात करना है। तो ये बोला गया है कि भाई छोटे, पहला जो कथन है यहाँ पर, कथन पहला क्या बोल रहा है कि छोटे घनों की संख्या बड़े घन के आयतन और छोटे घन के आयतन के बराबर होता है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? जब भी दोस्तों हमको घनों की संख्या ज्ञात करना होता है, जब एक बड़े घन या बड़े गोले से कई छोटे छोटे गोलियां बनाई जाए या बड़े घन से छोटे घन बनाई जाए, तो हमेशा याद रखना घनों की संख्या हो या गोले की संख्या ज्ञात करने का जो तरीका होता है, संख्या ज्ञात करने का तरीका ये है कि भाई बड़े के जो आयतन होगा, जो भी होगा आपके पास बड़े का आयतन, बड़े का आयतन में से आयतन को जब हम छोटे के आयतन से भाग देते हैं, छोटे के आयतन से, तो जो डेटा प्राप्त होता है वो होता है क्या आपके पास, उसके डायरेक्ट संख्या होता है। तो मैंने एक चीज कहा कि ये के जो कथन है एकदम करेक्ट, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छोटे घनों की संख्या 8 होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? तो छोटे घनों की संख्या 8 होगी कि नहीं होगी हम चेक कर लेते हैं। भाई बड़े घन की एक भुजा, अब आपके पास क्या है, ये घन है और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा ए का क्यूब। तो छोटे भी तो घन है, इसके भी आयतन का फार्मूला ए का क्यूब होगा, लेकिन इनके भुजा के माप अलग अलग है। बड़े वाले जो घन है इसकी भुजा 4 है तो 4 का घन हो जाएगा, और छोटे वाले घन की भुजा 2 है तो 2 का घन हो जाएगा। 4 का घन 64 और 2 का घन 8 होगा दोस्तों। यदि मैं 64 को 8 से भाग दूं तो 8 बार जाएगा, मतलब छोटे घनों की जो संख्या मिलेगी ये 8 मिलना चाहिए मुझे। कितने मिलने चाहिए? 8 मिलने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एल जो कथन है ये भी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, इसमें कोई दो मत वाली नहीं है कि 8 नहीं मिल सकता। मैंने कहा 8 मिलेगा, है ना भाई, क्योंकि आप खुद देख पा रहे हो कि भाई एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में काटा गया है। तो मैंने कहा 4 का घन कर दिया और 2 का घन कर दिया। आप कहोगे 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। 64 को यदि 8 से भाग दे दिया जाए तो कितने घन प्राप्त होंगे हमको छोटे छोटे, तो मैंने कहा 8 घन तो प्राप्त होने चाहिए। क्लियर है भाई। फिर हम बात करते हैं दोनों घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? भाई एक घन के आपके पास भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एक घन के भुजा आपके लिए 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे घन की जो भुजा है, जो छोटे घन है,
इसकी प्रत्येक भुजा के माप कितना दिया है 2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे हो सकता है ना? जिसका एरिया, जिसका भुजा बड़ा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो एम कथन है ये मेरा बिल्कुल क्या है, गलत है। फिर बोला गया कि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन का 800% होगा। क्या क्या लग रहा है? तो हम कहेंगे कि भाई बड़े घन का जो आयतन मिला ये हमको मिल गया, कितना मिला था 64, और छोटे घन का आयतन कितना मिल गया था 8। मैंने कहा 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, तो मैं कहा कि ये 100% होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 800% क्यों नहीं हो सकता? होगा भाई। तो मैं कह सकता हूं कि जो उसका एन वाला जो कथन था ये भी एकदम क्या है दोस्तों, ये करेक्ट है। तो हमारे कौन कौन से कथन का सत्य है? तो मैंने कहा के भी सत्य है, एल भी सत्य है और मेरा एन भी कथन क्या है, सत्य है। तो के, एल और एन ये तीनों की तीनों जो कथन होगा दोस्तों ये एकदम क्या है, करेक्ट हो जाएगा। मानते हो गजब का सवाल था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये दिया गया है, ये आपके पास कथन और कारण वाला सवाल है और मैक्सिमम एग्जामों में इस प्रकार के पैटर्न के सवाल पूछे और बार बार पूछ रहा है, चाहे जीके का ही क्यों ना हो, है ना? तो ऐसे सवाल बनने चाहिए, लेकिन बनेगा कब? जब हमको किसी डेटा का पुख्ता जानकारी रहेगा। आधा अधूरा जानकारी से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो चला दोगे आप, है ना? आप तो चला दोगे। ध्यान समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है कि एक गोला की त्रिज्या में x% की कमी या वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि केवल त्रिज्या के घन के समानुपातिक होता है। केवल घन के समानुपातिक होता है। दोस्तों मैं समझता हूं कि गजब का सवाल है यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। क्या बोला गया है कि एक गोला के त्रिज्या में x% की चाहे तो आप वृद्धि करो या तो आप कमी करो, है ना? लेकिन जो आयतन में जो वृद्धि होगी वो केवल आपके त्रिज्या के घन के समानुपातिक होगा। मैं एक चीज तो समझ गया यहाँ पर, यदि केवल उसी पर डिपेंड करेगा तो हम कहेंगे पहले वाले घन मान लेते हैं। अब पहले वाले क्या गोला ले लेते हैं और पहले वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर का मैंने कहा क्या है, क्यूब है। अब जो नए गोला बनेगा जो वृद्धि के बाद बनेगा मान लो वो 4/3 और फिर कहा मैंने पाई आर का, मैंने कहा ये बड़ा वाला आर दे देता हूं, है ना? नया बना है ना वृद्धि के बाद। अब नया बना है तो हम क्या करते हैं, इसको नया नाम दे देते हैं और नया नाम कैसे देंगे भाई इसको नया नाम दे देते हैं, आर कर देते हैं। क्या कर देते हैं आर कर देते हैं, आर का क्यूब। ठीक है, यहां तक ठीक है। मैंने कहा ये। अब मैं एक चीज देखा कि इन दोनों में बोला गया है कि केवल और केवल ये त्रिज्या के घन के क्या होंगे, समानुपातिक होंगे। ये बोला गया केवल त्रिज्या के घन के समानुपातिक। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर दो डेटा तो एकदम कांस्टेंट है, 4/3 पाई यहाँ पर भी और 4/3 पाई यहाँ पर भी। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि ये ना भी लिखूं तो भी मेरा डेटा एकदम क्या होगा, क्लियर होगा। क्योंकि वृद्धि तो त्रिज्या में होगा ना, पाई में होगा क्या? नहीं। पाई का मान तो 22/7 है, उसमें कैसे आप वृद्धि कर लोगे भाई? पाई के मान वृद्धि के बाद बढ़ेगा नहीं, 22/7 से वो 32/7 नहीं होने वाला, वो उतना ही रहेगा। और जब उतना ही रहेगा तो पाई के होने ना होने से प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो मैंने कहा पाई की वैल्यू तो खत्म हो जाएगा। 4/3 तो वहां पर होता ही है आपके पास घन के आयतन में, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज समझ गया, अब जो भी वृद्धि होगा उनके घन पर डिपेंड करेगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये मेरा जो कथन है एकदम क्या है, करेक्ट है। इसमें कोई दो मत वाली नहीं है, एकदम लाजमी है इसका कहना कि भाई जो आयतन होगा वो त्रिज्या के घन के समानुपाती होगा, ये एकदम लाजमी है दोस्तों। ठीक है, फिर बोला गया है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4/3 पाई आर का क्यूब। ये तो आपके संपूर्ण पृष्ठ का नहीं होता और ये कहीं से व्याख्या कर रहा है क्या? ये व्याख्या भी नहीं कर रहा है और ना ही ये आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो आयतन का क्या है, फार्मूला है। ये गोले के आयतन का फार्मूला। तो मैं कहूंगा कि ये कारण एकदम है ना बकवास है, बिल्कुल निराधार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर रहना। ये वही बात हो गई कि बीच मैदान में कुछ अलग हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये वही बात है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि केवल और केवल मेरा क्या है कि भाई कथन ही सही है और कारण तो एकदम गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आ रहा समझ में, है ना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाइए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्लियर है दोस्तों, और कमेंट बिल्कुल करना ना भूले।
है ना। इससे क्या होता है, हौसला मिलता है ना, नए नए सवाल ताकि आपके लिए लाता रहूं। और ये मान लो कि ये पेपर में छपेगा, मैं जितने भी सवाल चुनकर ले आ रहा हूं कहीं से भी लाऊं, है ना, ये एकदम चुनिंदा सवाल है ना। एक नंबर नहीं जाएगा, बता रहा हूं, एक नंबर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से बाहर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि दिए गए आकृति की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, इसने फिर ये बोल दिया गया कि भाई त्रिज्या और ऊंचाई को समान बना दिया गया, मतलब मेरे लिए जितना त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगा, हाइट की वैल्यू। मैं यही बोलना चाहता हूं कि जितना त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगा, हाइट होगा। तो आपको इन सबके अनुपात का वैल्यू बताना है, शंकु और बेलन में क्या अनुपात होगा। तो मैंने कहा जब त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो जाए तो हम कहेंगे भाई कि शंकु अनुपात क्या होता है, तो आप कहोगे बेलन, ठीक है भाई। अब शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अनुपात इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे लिए शंकु के आपके क्या है, शंकु और बेलन की त्रिज्या भी और उसकी ऊंचाई भी दोनों के दोनों समान है, तो मैं इसको यहीं से काट सकता हूँ, पाई से पाई कट जाएगा, आर भी तो बराबर है तो आर भी कट जाएगा, एच भी बराबर है तो एच भी कट गया, ए 1/3 नहीं कटेगा तो 3 उधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 कितना 3। तो मैं कह सकता हूं कि शंकु और बेलन के आयतन का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आयतन के बारे में ही बोल रहा है, तो हम कहेंगे भाई इसका तो दूसरा होगा। क्लियर है। फिर मैं बात करूं शंकु और गोला की, तो आप कहोगे कि ये शंकु है हमारे पास, शंकु, और हम बात करते हैं अनुपात गोला। अब आप खुद देख पाओगे कि शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अनुपात गोला का 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। क्लियर है। अब मैं अभी आपको बताया हूं कि भाई यहां पर ये बोला गया है कि 1/3 पाई एच भी आर के बराबर है, एच भी यदि आर के बराबर है तो मैं एच को आर मान सकता हूं, और यहाँ पर 2 आर और 1 आर का और गुणा होगा तो ये भी आर का क्यूब हो जाएगा। अनुपात में लिख सकता हूं 4/3 और पाई आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको काट दीजिए तो मैंने कहा पाई आर का क्यूब से पाई आर का क्यूब कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो क्या बचा 1 और 4। तो मैं कह सकता हूँ शंकु और गोला का अनुपात जो होगा ये 1:4 हो जाएगा। आ रहा है भी समझ में। फिर हम बात करते हैं बेलन और गोला के बारे में बात करें। यदि मैं बात करूं बेलन और गोला के रूप में कि क्या कहना चाहता है, तो हम देखेंगे कि ये बेलन है अनुपात गोला, तो आप कहोगे बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच और गोला का 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब ये भी आपके पास एच आर के बराबर है, तो पाई आर का क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो कुछ तो कर सकते हैं मेरा, तो मैंने कहा पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब हो गया, ये 3 का गुणा इधर गुणा होगा तो यही 3 अनुपात कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मैंने कहा 3:4, मतलब आपके पास m की वैल्यू जो होगा ये चौथा होगा। फिर हमारे पास बच गया n। अब n का मान क्या होगा, तो ये अर्धा गोला है और ये शंकु है, तो निसंकोच इसका मान तो आपके पास पहला होगा, क्योंकि हमने 3 को मिला लिए हैं, मतलब जो बचा है वो तो वही होगा जो बचा हुआ है। मानते हैं इस चीज को। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, इसको चेक कर लेते भाई, ध्यान समझना। के का होगा दूसरा, के का तीसरा ही गलत हो जाएगा, के का दूसरा है यहाँ पर, के का चौथा गलत हो जाएगा, के का तीसरा ये गलत होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये गजब के सवालों में से एक सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर ये एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सही क्रम चुनिए। बार बार व्यापम आपसे क्रम पूछ रहा है, बार बार, है ना। हमने बहुत सारे एग्जाम देखे, इन सभी एग्जामों में एक चीज तो कॉमन रहा, जितने भी यहाँ पर सवाल जो पैटर्न करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन के पैटर्न करा रहा हूँ, चाहे मिलान करने वाला, कथन कारण वाला या क्रम वाला, या हो सकता है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है वाला, है ना, ये 4-5 पैटर्न जो है कंटिन्यू वो वही सवाल आपसे पूछ रहा है, तो हम इन सवालों से बच नहीं सकते कुल मिलाकर। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहूं कि भाई शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे त्रिज्या तो आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ऊंचाई दे रखा है, एच का मान यहाँ पर कितना, तो मैंने कहा 24 सेंटीमीटर ये दे रखा है, जो दे रखा है उसी चीज को मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब ध्यान समझना मेरी बात।
अब आपको क्या करना है, क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करोगे, या शंकु की त्रिज्या का निर्धारण करोगे, या शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला रखोगे, या शंकु का डायरेक्ट वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, या त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के मानों को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर त्रिज्या दिया नहीं था, तो मैं त्रिज्या का मान निकालना चाहूंगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पर कि त्रिज्या का मान निकालना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शंकु की त्रिज्या का निर्धारण करना, एल वाला जो होगा ये मेरे लिए पहला होना चाहिए। अब जब त्रिज्या का निर्धारण हो गया और हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो त्रिज्या और हाइट दे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं तो फार्मूला रखूंगा त्रियक ऊंचाई, क्योंकि आपके पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आपके लिए गिवन है, आर मिल गया हमको, हमने पहचान लिया कि आर 7 सेंटीमीटर होगा जबकि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो मेरा काम बच गया था कि एल ज्ञात करना, और एल ज्ञात करने के लिए मतलब त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैं फार्मूला तो रखूंगा ही। तो मैं कह सकता हूं कि एम जो होगा ये मेरे लिए दूसरा होगा दोस्तों। अब एल का मान रखने के बाद हम उनके मानों को रखेंगे, और मान को रखने के बाद क्या करेंगे अब, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। क्या नहीं, सबसे पहले तो हमको एल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना मतलब ये मेरे लिए क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा, मान रखूंगा आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर एच स्क्वायर अंडर रूट करते मुझे एल का मान क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है, तो मेरा लिए तीसरा पॉइंट होना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा भाई, ये तो इतना तो समझ आएगा कि वक्र पृष्ठ का मान दिया है 550 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ये लास्ट तो होगा। तो ये मेरे लिए क्या होगा, पांचवा होगा। तो ये क्या होगा भाई, मेरे लिए चौथा होगा, क्योंकि मैं ये फार्मूला रखूंगा आर निकालने के बाद और एल निकालने के बाद। अब 7 और 24 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप कहोगे 25 होता है। आपको याद रहना चाहिए भाई ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो इसी चीज को आपको निकालने में टाइम लगेगा, मैं नहीं चाहता। आप खुद करके देख लेना, 7 का वर्ग और 24 का वर्ग को जोड़ने के बाद जो आपके वर्गमूल आएगा वो 25 आएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर मान रखना, और मान रखते ही आ जाएगा। इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, हम इसको ऐसे ही याद करके रखते हैं, 7 24 25 ये ट्रिपलेट है करके। आपको भी करना है, ठीक है। ढेर सारी ट्रिपलेट है, मैं लिखा दूंगा। जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा ट्रिपलेट आपको लिए क्या कर दूंगा, लिखा कर रख दूंगा, ताकि आपको जरा भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है, जो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। अब पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है। आर 7 मिल गया था 7, और एल का मान 25 मिला, 25 रख देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50 की 0 हाथ का 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये भी सही है। तो लास्ट में ज्ञात करना रहा हमको एन, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ। तो क्या क्या हम सबसे पहले ज्ञात करें भाई, तो मैंने कहा सबसे पहले तो एल होना चाहिए। एल यहाँ भी है, एल यहाँ पर भी, एल यहाँ पर भी, ये मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर एल के बाद हमने एम ज्ञात की, तो एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना रहा, के। तो एम के बाद के यहाँ पर है, एम के बाद के यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर मैंने कहा के के बाद तो मुझे ओ रखना था, तो ओ यहाँ पर है। अब ओ यदि मिल गया तो मैं बाकी चेक नहीं करूंगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है अभी समझ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही गजब गजब के सवाल हैं। देखिएगा अगला सवाल, फिर ये आपके लिए है ना एक इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। ये मान लो कि ये सवाल आईएमपी है भाई, बहुत ही गजब का सवाल है, गजब का यार, ठीक है। दिल खुश कर दिया इस सवाल ने। क्या बोला है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध। अब भाई गोलार्ध क्या होता है, गोला तो नहीं होता होगा गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब जैसे आपकी पृथ्वी में 2 गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। मतलब उत्तर साइड के हाफ जो सेक्शन होगा, है ना, आधा गोला को हम गोलार्ध कहते हैं। आधा गोला, कुल मिलाकर गोलार्ध का मतलब अर्ध गोला के रूप में वो शो कर रहा है। क्लियर है भाई। तो एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये दिल को खुश कर दिया सवाल, दिल खुश करने वाला सवाल है। और ये मान लो कि मोस्ट आईएमपी सवाल है। मैंने एक चीज कहा कि भाई एक अर्धगोला बना देता हूं इस प्रकार के, ये अर्धगोला है, और इस अर्धगोला की त्रिज्या दे रखा है मुझे। त्रिज्या कितना दे रखा है, तो भाई 14 सेंटीमीटर। चलो ये 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर यही होता है त्रिज्या। अब यहाँ पर त्रिज्या मिल गया,
और उसके अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु। अब एक चीज बताओ, सबसे बड़े शंकु कैसे बनाओगे? तो मैं एक चीज कहा कि यदि उसके आधार बेस, उसके है ना व्यास को हम बेस मानकर चले, इस प्रकार से व्यास को बेस मानकर चले, तो ये जो शंकु बनेगा अंदर में, ये राउंड वाला भी उसी के अंदर आ गया, है ना भाई। और ये तो ये शंकु सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। मानते हो इस चीज को? क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे कि शंकु का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर होगा। बिल्कुल होगा भाई, है ना। यही उसके लिए गोलार्ध के लिए उसका व्यास है ना, यही गोलार्ध का व्यास होगा और यही उस शंकु का भी क्या होगा, व्यास होगा। इसमें कोई दो मत वाली नहीं है ना, क्योंकि उसी गोलार्ध के बेस पर हमने क्या बनाया है, शंकु बना दिए। तो दोनों के जो व्यास होगा वो डेफिनेटली आपका एकदम बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पहला जो कथन है दोस्तों, ये तो एकदम करेक्ट है। मानते हो आप इस चीज को? फिर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होगा। अब एक चीज बताओ, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर कैसे होगा? तो मैंने कहा कि यहां से लेकर ये आपके पास केंद्र है, यहां से लेकर ये आपके पास क्या है, त्रिज्या है आर। तो एक चीज बताओ, गोल में तो ये भी आपके लिए त्रिज्या होगा, क्या नहीं होगा? होगा। तो मैंने कहा ये 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो सकता है, तो ये भी त्रिज्या है। और इसका मान 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मान भी 14 सेंटीमीटर है। और यही 14 सेंटीमीटर आपके शंकु के लिए हाइट का काम करेगा। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, एकदम बराबर होंगे। तो ये एल कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आए भी समझ में? ठीक है। फिर हमको बोला गया कि शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन का आधा होगा। क्या लगता है आपको कि आधा हो सकता है? तो हमने एक चीज चेक की कि हम क्या मान रखना चाहेंगे, तो मान रखने की जरूरत तो नहीं है। मैं इतना समझ गया कि मान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आर की वैल्यू एच के बिल्कुल बराबर है। मतलब शंकु के लिए यदि मैं बात करूं तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है। अब यहां पर मैं लिखता हूं गोलार्ध, ध्यान समझना मेरी बात, गोलार्ध, और ये मैं लिख दिया शंकु। अब आप कहोगे कि भाई गोलार्ध के आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब होता है, अनुपात यदि मैं शंकु की बात करूं तो शंकु का कितना होता है, तो मैंने कहा 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। लेकिन आर तो एच के बराबर है, तो इसको मैं डेफिनेटली ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो आप कहोगे कि चलो भाई 2/3 पाई आर का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/3 पाई तो है ही आर स्क्वायर, और ये भी आपके लिए आर का काम करेगा हाइट। तो आर स्क्वायर का गुणा आर के साथ होगा तो आर का क्यूब। तो आप कहोगे कि यहाँ पर मैं कुछ डेटा को काट सकता हूँ आर क्यूब से, और ये पाई आर क्यूब से ये कट गया, तो मैंने कहा 3 से 3 भी कट गया। तो मैंने कहा कि और जो गोलार्ध है उस गोलार्ध का आयतन 2 भाग है, तो शंकु का आयतन 1 भाग, इतना ही बचा है भाई। तो मैं कह सकता हूं कि शंकु के आयतन जो है गोलार्ध के आयतन का आधा है। तो मेरा एम कथन भी होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही। फिर शंकु का आयतन 243 पाई होगा। इसने पाई का मान रखा नहीं, तो हम देखेंगे कि शंकु के आयतन की बात करते हैं। तो भाई शंकु के आयतन का फार्मूला 4/3, पाई का मान तो रखना नहीं है, आर का मान दिया गया है कितना, 14, है ना। और एक बार और हम क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, क्योंकि हाइट भी कितना होगा उसका, 14 होगा। क्लियर है। अब आप ही बताओ, यदि मैं ये कहूं आपसे कि कहीं से 3 कट रहा है क्या, नहीं, 14 का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर सॉरी ये 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 का गुणा मतलब 196 मतलब मान लो कि 200, और 200 का गुणा 14 के साथ कर देंगे तो 14 दूनी 2800 होता है, और 2800 को मैं 3 से काट दूंगा पर भी मेरे पास 900 आएगा, यहाँ पर 243 आए। तो ये जो है दोस्तों एकदम गलत है। तो कौन कौन सा सही है? के भी सही है मेरा, एल भी सही है, और एम भी सही है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गजब का सवाल है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये समझ लो कि एग्जाम में पूछेगा ही ऐसे सवाल, यही सब सवाल पूछने वाले हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखना, निम्न में से त्रिविमी आकृति की पहचान करें। आपको ये पूछ दिया गया, और इस टाइप के सवाल और पूछा गया है ना, इस टाइप के सवाल पूछा गया है। मैं केवल कल्पना के बेस पर नहीं लाया इन सवालों को, ठीक है ना भाई। हम देखेंगे कि आपको पूछा गया त्रिविमी मतलब 3D आकृति, जिनको हम आयतन के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये आपके पास अर्धगोला है, तो अर्धगोला होने के कारण ये तो 3D है।
ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, आयत है और आयत 3D नहीं होता, आयत होता है आपके पास 2D, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई को हम देख पाते हैं। ठीक है, यदि ये बात करें तो ये आपके लिए क्या है, ट्रेपेजियम है, समलम है, और समलम भी आपके लिए क्या होता है, 2D होता है, 3D तो नहीं होता। और ये आपके पास एक घन है, तो घन हमेशा क्या होता है, 3D। तो दो डेटा है हमारे लिए 3D, एक तो आपके पास अर्धगोला और एक हमारे पास क्या, घन। तो मैं कह सकता हूं के और एन जो होगा ये मेरा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, के और एन, केवल यही हमारा क्या होगा, दोनों यहाँ पर एकदम करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। यदि दो गोलों की त्रिज्या दिया हो, ध्यान समझना मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं। बोला ये जा रहा है कि यदि दो गोलों की त्रिज्या दिया हो तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। भाई मान लो मुझे क्या दिया गया है, दो गोला दिया गया है और उनकी त्रिज्या दिया गया है और उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, तो क्या त्रिज्या के समानुपाती होता है? तो मैंने कहा पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं एक चीज तो देखूंगा कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी गोलक के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे 4πr का स्क्वायर। तो मैंने एक चीज कहा दोस्तों यहाँ पर कि भाई ये 4π तो कांस्टेंट डेटा है ना, चाहे आप r के मान को तो बदल सकते हो लेकिन 4π के मान को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये फिक्स है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वो भी गोला के लिए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो त्रिज्या के वर्ग के बिल्कुल क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव लाना चाहे तो केवल त्रिज्या ही ऐसा काम कर सकता है, पाई और 4 के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो स्थिर है ना, आर का मान 7 से 14 हो जाए या 7 से 8 हो जाए तब तो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बदलेगा, लेकिन पाई का मान आज तक नहीं हुआ, 22/7 से 32/7 की हो गया, नहीं हुआ ना भाई। 4 को हम 8 तो नहीं लिख देंगे वहां पर, अपना मर्जी तो नहीं चला सकते। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कथन है दोस्तों एकदम डेफिनेटली है और गजब का सवाल का कथन है। क्लियर है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिज्याओं का वर्ग के अनुपात होगा। इसी चीज को देखें कि एक का यदि अनुपात हो रहा है तो कैसे अदर का भी नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कारण भी एकदम मेरा क्या है, करेक्ट है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, कथन और कारण एकदम करेक्ट है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, ध्यान से देखिएगा। खोखला बेलन के आयतन क्या होता है? तो भाई खोखला बेलन के आयतन, अब आप जानते हो कि भाई बेलन, खोखला बेलन क्या होगा, तो भाई एक हमारे पास इस प्रकार से बेलन है और खोखला बेलन का कहने का मतलब बीच से इस प्रकार से क्या है, खाली है। क्लियर है? तो मैंने कहा इसमें दो त्रिज्या बन जाएगा। पहले तो ये वाले पार्ट को तो लेना नहीं है, ये वाले पार्ट को लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि यहां से लेकर ये यदि मान लो R1 है ना भाई, और यहां से लेकर यहां तक यदि ये केवल छोटे गोले की बात कर रहा हूं, ये R2 है, तो मैं कहूंगा कि R1 में से R2 घटा दूंगा, तब जाके मुझे ये मोटा वाला पार्ट जो है ये प्राप्त होगा भाई। और आपको पता है कि बेलन के आयतन का फार्मूला πr² होता है, लेकिन यहाँ पर r की दो वैल्यू दिया गया है तो हम दोनों को स्क्वायर में कर देंगे। πh को पहले लिख दिया गया, R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये जो होगा ये खोखला बेलन का क्या होगा, आयतन का फार्मूला होगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो तीसरा होगा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? फिर बोला गया कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो शंकु के जब छिन्नक की बात हो, और छिन्नक कैसा होता है भाई, तो इस प्रकार की जो आकृति होता है ये छिन्नक कहलाता है। इस प्रकार की आकृति ये है शंकु की छिन्नक, मतलब ऊपर वाला टोपी वाला जो पार्ट है उसको मैंने काट के निकाल दिया, तो जो बचा वो छिन्नक बन गया। तो छिन्नक के आयतन का फार्मूला लिख लेना, क्या होता है आपके पास 1/3 πh, R² बड़ा वाला का त्रिज्या और छोटे वाले की त्रिज्या और दोनों त्रिज्याओं का आपस में मल्टीपल, ये क्या होता है आपके पास शंकु की छिन्नक के आयतन। फिर घन का आयतन, अब घन के आयतन तो ऐसा दिख नहीं आया, एक का क्यूब दिखना चाहिए। तो एक चीज नोट करना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है घन के आयतन के लिए। घन के विकर्ण क्या होता है, तो मैंने कहा विकर्ण का जो फार्मूला होता है ये होता है a, है ना, क्या होता है, मैंने कहा a√3 होता है भाई। मैं इस साइड लिख देना चाहता हूं इसको, क्या होता है a√3 होता है। अब मैं एक चीज नोट करूं यहाँ पर, यदि मैं इसको क्यूब में कर दूं, इसका क्यूब करके इसको √3 से भाग दे दिया जाए, ध्यान समझना मेरी बात, तो मैं एक चीज कहूंगा, ठीक है, कि a का क्यूब तो हो जाएगा
ओके, इंटू √3 से भी आपको क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ क्या, नहीं, 3 √3 आना चाहिए था क्या, a का क्यूब हो गया और ये हो जाएगा 3 आपके पास क्या हो जाएगा 3, ये होगा ना भाई, एक टूटेगा एक बचेगा और बटे क्या हो जानी चाहिए 3 हो जानी चाहिए था, तब करता, तब आता आपके पास a का क्यूब। तो यहाँ पर नीचे में लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये सामने 3 भी आएगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका सेकंड होगा और अर्धगोलक के आयतन का फार्मूला तो आप जानते हो। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो मैंने कहा के का होना चाहिए तीसरा, के का तीसरा है भाई, के का पहला गलत हो जाएगा, के का चौथा गलत हो जाएगा, के का तीसरा है। फिर मैं बात करूं एल का तो चौथा होना चाहिए, तो एल का चौथा है, एल का पहला है, तो ये जो पहला कथन है ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आयतन के कुछ बहुत ही गजब के सवाल के साथ आज का हमारा समापन हुआ है ना। कल और बेहतरीन सवालों के साथ फिर एक बार उपस्थित हो जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों, तब तक आप ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना तो भूले ही मत, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपके लिए किस किस प्रकार के कंटेंट और बनाया जा सके। क्लियर है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।